मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अपना। ठीक है, हमारे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक सेल का डिवीजन जो होता है उसका स्टार्टअप कैसे होता है, उसके लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी एलिमेंट्स उसके लिए नेसेसरी होते हैं, वो किस फेज में बनते हैं? इंटरफेज में। ठीक है, हमारे लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इंटरफेज के कितने फेजेस होते हैं, उसमें G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है, फिर उसकी क्या क्या एसेंशियल इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, मैंने आपको सब बताया था उसमें क्या क्या बनता है। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोसिस। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन का जो मेजर पार्ट होता है माइटोसिस, उसके अंदर बोलते हैं माइटोसिस। ठीक ना, इसमें क्या होता है? हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवीजन। ओके, पहले एक ओवरव्यू देख लीजिए कल वाला। ये हमने स्टार्ट किया था माइटोसिस। हाँ, तो माइटोसिस में क्या था हमारा कल कि मतलब सेल डिवीजन के दो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे अपनी पिछली वीडियो में कि मियोसिस होता है और माइटोसिस होता है। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे माइटोसिस का हमारा माइटोसिस में क्या, वो पहला इंटरफेज होता है। ठीक है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में फर्दर चार फेजेस होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, और इन सब को टोटल मिला के हमारी माइटोसिस कंप्लीट होती है। ठीक है, कल हमने आपको बताया इंटरफेज के बारे में। आज आपको पढ़ाएंगे माइटोसिस होती क्या है। ठीक है, उसके कितने फेज होते हैं और उसका कंप्लीशन कैसे होता है। ओके, सो ध्यान से देखना सारे यहाँ पे माइटोसिस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। माइटोसिस इट इज अ इक्वल सेल डिवीजन। ठीक है, ये इक्वल सेल डिवीजन का सबसे मेन मेथड होता है। मतलब कि कोई भी सेल होती है, अगर वो एक सिंगल सेल है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, अगर मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी 2n है और ये दोनों जो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 2n हो रही है, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन या फिर इक्वल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन और माइटोसिस। ठीक है, ये हमारा होता है माइटोसिस। ठीक है, तो ये जो माइटोसिस होता है कहां पे होता है? हमारे सारे बॉडी सेल्स में। आपको बताया था ना कि हमारे सारी बॉडी सेल्स या फिर सोमैटिक सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स, जो गैमीट फॉर्मेशन के लिए होती हैं जर्म सेल्स, उनको छोड़ के हमारी जितनी भी बॉडी सेल्स होती हैं उसके अंदर एक ही सेल डिवीजन का मेथड होता है। कौन सा होता है? माइटोसिस का। ठीक है, तो और जो जर्म सेल्स होती हैं उससे क्या होता है? मियोसिस। वहां पे गैमीट फॉर्मेशन होता है जो मतलब सेल्स के डिवीजन को हाफ कर देता है, रिडक्ट कर देता है अपनी प्लॉइडी को। ठीक है, वहां भी सेल डिवीजन होते हैं मियोसिस के अंदर, बट रिडक्शनल डिवीजन होता है और हमारे ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो माइटोसिस हमारी बॉडी के मतलब फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी होता है, बिकॉज हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल टूटते हैं, बिखरते हैं, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म करके एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उस ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको ये भी। तो हमारे ये माइटोसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं हमारी बुक में दे रखे हैं कि मतलब जो न्यूक्लियस होता है सेल का, यहाँ पे डिवाइड होता है। क्या होता है जी? माइटोसिस के अंदर क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इन इट। ओके, मतलब अगर एक क्रोमोसोम से उससे दो क्रोमोसोम बनेंगे, अगर एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेगा, फर्दर 4, 8, 10, 12 ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो a set of nucleus is divided into two equal set of daughter nuclei and the second one is chromosomes are divided equally, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वल डिवीजन। इसके अंदर इंक्रीजिंग सेल्स होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसके अंदर फेजेस क्या क्या होते हैं। कैसे? जैसे कल हमने इंटरफेज पढ़ा था, मैं आपको बताया था उसमें कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन फेज होते हैं आपको बताता हूं। यहाँ पे इसके फर्दर यहाँ पे चार फेज होते हैं। आपका पहला होता है प्रोफेज। ओके, सेकंड वन आपका कौन सा होता है? मेटाफेज, एंड द थर्ड वन इज एनाफेज, एंड द लास्ट वन इज टेलोफेज। ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये चार फेज होती है जो माइटोसिस के अंदर लाई करती है, मतलब कैरियोकाइनेसिस में लाई करती है मेनली, लेकिन ये माइटोसिस का पार्ट होती है। तो माइटोसिस के अंदर भी चार फेजेस होती है। ठीक है, तो मेनली कहां पे होती है? ये किसके लिए रिस्पांसिबल होती है? चारों मिलके रिस्पांसिबल फॉर
कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस, इसको याद है मैंने बताया था, इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो ये चारों मिलकर क्या करती हैं, कैरियोकाइनेसिस करवाती है, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कराती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर सिंगल सिंगल करके सारे स्टेजेस पढ़ेंगे। पहले प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे, मेटाफेज के बारे में पढ़ेंगे, एनाफेज के बारे में पढ़ेंगे और टेलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोफेज जब स्टार्ट होती है, ठीक है, जब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, उससे पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है। ठीक है, इंटरफेज में आपको बताया कि इंटरफेज, इसमें क्या होता है आपका, जितने भी साइटोप्लाज्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं सब बन के यहाँ पे रेडी हो चुके होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, न्यूक्लियस बन जाता है, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है उसके अंदर, और सेंट्रियोल्स बन जाते हैं, एस्टरेशियो फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस फेज के बाद जो सेल होती है पूरी तरह डिवाइड होने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उसका डायग्राम देख लो आप, मान लो एक सेल है, ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया आपका। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस अंदर आपका मतलब न्यूक्लियस अंदर आपका यहाँ पे ये आपके क्रोमोसोम्स हो गए जिसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके क्रोमोसोम्स हो गए, और यहाँ पे आपका क्या बनता है, सेंट्रियोल बनता है। ठीक है, ये उसकी एस्टर रेज है, यहाँ से स्पिंडल फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो ये। ठीक है, ये आपके सेंट्रियोल्स बन गए, स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जो बॉडी चलती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, और क्या होता है आपका, गोल्जी एपेटस बॉडी होती है। ठीक है, लाइसोसोम्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू ऑफ सेल है जो ये रेडी हो चुका है इंटरफेज के बाद जस्ट सेल डिवीजन करने के लिए, फॉर सेल डिवीजन। ओके, तो आपकी ये सेल वॉल हो गई, हाँ, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो इसको। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया आपका। ठीक है, ये आपका सेंट्रियोल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सेंट्रियोल्स हो गए, ये आपकी एस्टर रेज हो गई, यहाँ पे आपका क्रोमैटिक नेटवर्क हो गया, ये जो फॉर्म हुआ था क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स 4 सेट ऑफ क्रोमैटिड से बना होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, जो एक सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस। ओके, तो ये एक ऐसी सेल है जो जस्ट डिवाइड करने के लिए रेडी हो चुकी है, पूरी तरह प्रिपेयर हो चुकी है। इंटरफेज के अंदर क्या था, प्रिपरेटरी फेज था। मैं आपको बताया था कि इसके अंदर सेल्स को जो डिवीजन करना है उससे पहले उसको जितनी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है वो इस फेज के अंदर क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये सेल रेडी हो चुका है डिवाइड करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मतलब कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है। ठीक है, तो जस्ट इसके बाद जो माइटोसिस का पहला फेज आता है, कौन सा आता है आपका, प्रोफेज। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट इट। ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रोफेज। ओके, प्रोफेज। अब इसमें हम बात करेंगे कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है। जब सेल डिवीजन हमने स्टार्ट करनी है, सब सेल डिवीजन स्टार्ट करनी है, तो कैरियोकाइनेसिस हो रही है इसके अंदर। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ऊपर की जो वॉल होती है जिससे न्यूक्लियस सराउंडेड होता है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद भी सिर्फ बहुत सारे मतलब फीचर्स हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये वाली प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, पहले यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा सेल है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया उसका, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये क्रोमैटिक नेटवर्क हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये सेंट्रियोल्स का। ठीक है, ये आपके सेंट्रियोल्स थे, ये आपका न्यूक्लियस था, ये क्रोमैटिक नेटवर्क था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा।
कुछ इस तरह देगा, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये डिसइंटीग्रेट होने लगी, मतलब टूटने लगी। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटने लगी, ठीक है। जो ये क्रोमोसोम्स की लेंथ थी कैसी हो गई, ये क्रोमोसोम्स मोटे हो गए, थिकन हो गए और शॉर्ट हो गए, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स जो लंबे लंबे थे अब ये थोड़े शॉर्ट शॉर्ट टाइप के हो गए, थोड़े और मोटे हो गए, छोटे हो गए पहले से, ठीक है। और जो आपका न्यूक्लियोलस था वहां पे साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हल्का हल्का धुंधला हो जाता है वो भी, ठीक है। और जो आपके यहाँ पे सेंट्रियोल्स थे, जो आपके सेंट्रियोल्स यहाँ पे सिंगल पोल में, हम सिंगल साइडेड है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंगल पोल पे एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब सेंट्रियोल्स अपनी पोजीशन से अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अपोजिट पोल्स अगर एक पोल ये है तो एक पोल ये होगा, ठीक है। तो ये अपने अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। सेंट्रियोल्स है और इसके अंदर बीच में ये एस्ट्रोडेस जो ज्वाइन होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई। दूसरा क्या हुआ, क्रोमोसोम्स मोटे हो गए, छोटे हो गए, ठीक है। उनकी वो सब मोटे हो गए और उसके बाद उनकी शॉर्टनेस हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयरिंग और सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स से अभी मूव होके अपोजिट पोल्स पे आ गए, हां। तो ये हमें प्रोफेज के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबको डायग्राम में आ गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके अंदर पहला क्या हुआ, पहला स्टेप क्या था इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन tends to disintegrate, okay। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट होगी। सेकेंड हमारा क्या हुआ इसके अंदर, जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स becomes thick and शॉर्ट। जो क्रोमोसोम से कैसे हो गए, मोटे हो गए और शॉर्ट हो गए। और क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियोलस जो होता है ये भी स्टार्ट कर जाता है डिसअपीयरिंग, ठीक है। इट स्टार्ट डिसअपीयरिंग मतलब ये गायब होना स्टार्ट हो जाता है। इंटरफेस में क्या था, ये विजिबल था, ठीक है। न्यूक्लियस क्या था आपका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से बनी हुई थी, लेकिन जैसे प्रोफेज स्टार्ट होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम्स कैसे थे, लंबे लंबे थे, ठीक है, आराम से मतलब फैल के बैठे हुए थे। वो सब क्या होते हैं, अब चौड़े या फिर मोटे होके शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस होता है डिसअपीयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ओके। इतनी ये हमारी होगी प्रोफेज के अंदर, ठीक है। अब हम इसके सेकंड स्टेप पे आएंगे। वो कौन सा स्टेप है इसका, मेटाफेज का। आपका आ गया यहाँ पे क्या, मेटाफेज, ओके। इसमें आपको मैं क्या बता रहा था, इससे पहले आपको बताया प्रोफेज के बारे में। अब आपका आ गया मेटाफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी थी, न्यूक्लियर डिसअपीयर हो चुका था, सेंट्रियोल्स जो थे अपोजिट पोल्स पे आ चुके थे। अब यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो आपके सेंट्रियोल्स थे अपोजिट पोल्स पे आ चुके हैं। अब इस केस में क्या होता है कि जस्ट स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स मतलब जो रस्सी की तरह होते हैं, जो क्रोमोसोम्स को सिकोड़ के इक्वेटोरियल प्लेट पे ले आते हैं, ठीक है। ये कौन सी प्लेट होती है, मतलब ये सेंटर देख रहे हो ना, तो एक सेल का पूरा ये सेंटर है। जितने भी क्रोमोसोम्स से क्या हुए यहाँ पे सेंटर पे आ गए, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर इक्वेटर बोल दो तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम्स लाई करते हैं जो स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं बाय द सेंट्रियोल्स व्हिच आर लोकेटेड एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ओके। सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स थे अपोजिट पोल्स में चले गए थे, वो सब स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स को बीच मतलब बीच की लाइन या बीच की प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको हम लोग मेटाफेज फेज क्या बोलते हैं, या फिर इक्वेटर पे लाई कर रहा है ना,
तो मेटाफेज तो बोलते ही इसको, साथ इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल फेज, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम से क्या हो रहे हैं, इक्वेटर के ऊपर आके लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ, इसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ आपका, स्पिंडल रेस फॉर्म, ओके, स्पिंडल रेस आर फॉर्म, क्योंकि स्पिंडल रेस का फॉर्मेशन प्रोफेज में स्टार्ट हो गया था, इसमें क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। सेकंड आपका क्या हुआ, जो क्रोमोसोम्स थे इक्वेटर पे आके लाई कर लिए, हाँ, क्रोमोसोम्स lie at the center of cell or at equatorial plate, hence this phase is called, hence वो क्या बोल सकते हैं, और इसको इक्वेटोरियल फेज बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल फेज, ठीक है, इक्वेटोरियल फेज को बोल सकते हैं ना, क्योंकि इक्वेटर पे आके सारे जितने क्रोमोसोम से लाई कर रहे हैं, इसको वैसे भी क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल फेज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या हो रही थी, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है, एब्सेंट हो चुकी है, गायब हो चुकी है। ठीक है, देखा आपने यहाँ पे, तो और क्या हुआ इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई, गायब हो गई। इसी तरह क्या हुआ आपका, न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोलस ये भी एब्सेंट हो गया आपका। ठीक है, देखा ना आपने, मतलब पिछली बार जो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हल्के डिसइंटीग्रेट हुई थी, ऊपर से गायब हो चुकी है। डिसअपीयरिंग ऑफ न्यूक्लियोलस भी हुआ था, मतलब न्यूक्लियोलस हल्का हल्का इनविजिबल होना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, न्यूक्लियोलस पूरी तरह गायब हो चुका है। और क्या हुआ है, सेंट्रियोल्स जो अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट किए थे, वो पूरी तरह अपोजिट पोल्स पे आके लाई कर चुके हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स reached at opposite poles। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो चारों फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, उसमें जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो कौन सा होता है, हमारा प्रोफेज होता है। उसके बाद जितने फेज होते हैं ना, वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम समय में हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट हो रही है, न्यूक्लियस गायब हो रहा है उसके अंदर, और फिर क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम्स थे हमारे क्या हो रहे हैं, चौड़े हो गए, छोटे हो जा रहे हैं, और सेंट्रियोल्स भी मूव कर रहे हैं। तो उसको होने में बहुत ही लॉन्ग टाइम लगता है, इसलिए उसको लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है, प्रोफेज को। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, वो जल्दी हो जा रहा है, इसलिए इसको शॉर्ट फेज भी बोल सकते हैं, या फिर उसके कंपैरिजन में, प्रोफेज के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम ड्यूरेशन में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके फीचर्स थे, क्या क्या, इक्वेटोरियल फेज भी बोलते हैं बिकॉज़ इक्वेटर में लाई करता है ये आगे। ठीक है, स्पिंडल रेज आर फॉर्म, क्रोमोसोम्स लाई एट द सेंटर ऑफ द सेल और एट इक्वेटोरियल प्लेट, हेंस इक्वेटोरियल फेज भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट, मतलब गायब हो चुकी है, न्यूक्लियोलस है आपका गायब हो चुका है, और जो सेंट्रियोल्स थे जो अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट किए थे, वो पूरी तरह अपोजिट पोल्स पे आ चुके हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब हमारा थर्ड फेज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड फेज। वो कौन सा था हमारा, एनाफेज। ओके, पहला पढ़ा हमने, यहाँ पे क्या पढ़ा, प्रोफेज पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसमें क्या क्या होता है, उसके बाद मेटाफेज पढ़ा। अब आप क्या पढ़ेंगे, एनाफेज। एनाफेज, ठीक है, इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं, हम समझाने के लिए। जो आपके अभी जो क्रोमोसोम्स थे, इस फेज के अंदर क्या होते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्पिंडल रेज फॉर्मेशन हो गया था, ये आपकी स्पिंडल रेज है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेंट्रियोल है, यहाँ पे ये सेंट्रियोल आपके यहाँ पे होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या हो रहा है, एनाफेज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लाइन कर रहे थे और स्पिंडल जो धागे की तरह स्ट्रक्चर्स थे इनको जाके बाइंड कर लिए थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, उनको अपोजिट पोल्स पे खींचना स्टार्ट कर दिया। वहां पे खींच रहे थे, इसके अंदर क्या हुआ, जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है जिससे ये क्रोमोसोम अटैच होता है, ठीक है, ये टूट के दो पार्ट पड़ गया। इट स्प्लिट्स इनटू टू एंड द each single chromosome moves towards the opposite poles, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, सेंट्रोमियर टूट के दो में बिखर गया, इसकी वजह से क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स में मूव होने लगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे आपका होता है कि जितने भी क्रोमैटिड्स होते हैं ये बाद में जो डॉटर सेल्स इनकी बनती हैं, जब सेल पूरा डिवाइड हो जाएगी, इससे जो दो सेल बनेंगी, तो यही क्रोमैटिड्स उन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स का पार्ट हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो गया ना, यहाँ पे ये सब क्या हुआ, अब अपोजिट पोल से मूव होने लगे, ठीक है। तो एनाफेज जो होता है, इसके आधी प्रोसेस मेटाफेज में हो चुकी थी, बाइंडिंग सब उसको खाली तोड़ के बिखेरना ही था ना, इन्होंने खींच के बिखेर दिया उसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी रैपिड स्टेज, इट्स वेरी रैपिड स्टेज, ठीक है। रैपिड स्टेज मतलब बहुत ही जल्दी हो गया ये, ठीक है। इसको ना कोई टाइम नहीं लगा, क्योंकि इसके जितने भी मतलब फंक्शनिंग जो इसकी फंक्शनिंग थी इसके अंदर, वो आधी मेटाफेज में पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर का टूट के दो में बिखर गया, सेंट्रोमियर splits into two and each pair of chromatids moves towards opposite poles, यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे होगा कि सेंट्रोमियर टूट के दो में बिखर गया और जितने भी क्रोमैटिड्स थे अपोजिट पोल्स पे मूव होना स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो क्रोमैटिड्स टूट के जो आपस में बिखर गए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोल लो, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल्स, क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल्स, मतलब जो सेल का डिवीजन हो जाएगा, जब नई सेल्स बनेगी तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पे टूटे हुए क्रोमैटिड्स होंगे, ठीक है। ओके, समझ आया आपको। तो इसमें क्या हुआ कि सेंट्रोमियर टूट के दो में बिखर गया और क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल से मूव चले गए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे सेल था, ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ना, ये सेंट्रियोल अलग हो गया, यहाँ से क्रोमोसोम अलग हो गए, यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हो गए, तो आपको लग रहा है ना कि डिवीजन हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि एक न्यूक्लियस में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, क्रोमोसोम डीएनए, जितने पार्टिकल्स होते हैं अभी टूट के बीच में से अलग हो रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्पिंडल फाइबर्स थी, इनका श्रिंकेज स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये सब गायब हो जाती है यहाँ से, डिसअपीयरिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर हैपेंस हियर, ठीक है। तो इसके अंदर चार पॉइंट क्या क्या, तीन पॉइंट क्या होगा, इट इज अ वेरी रैपिड स्टेज, सेंट्रोमियर splits into two and each pair of chromatids move towards opposite poles, और sister chromatids are chromosomes of daughter cells, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो chromatids टूट चुके हैं उनको हम बोल सकते हैं sister chromatids या फिर chromosomes of daughter cells, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा एनाफेज का हुआ, और इसके ही जस्ट बाद जैसे ही एनाफेज खत्म होता है, कौन सा फेज आता है हमारा, टीलोफेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कैरियोकाइनेसिस के लिए, ठीक है। ये सब हो गया। अब जो इतना होने के बाद जो टीलोफेज हम पढ़ेंगे, ठीक है, पहले हमने पढ़ा कौन सा, प्रोफेज, उसके बाद हमने पढ़ा मेटाफेज, उसके बाद पढ़ा एनाफेज, अब पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे लास्ट कौन सा, टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज के अंदर एक डायग्राम देख पाओ, ये आपका क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब टीलोफेज कंप्लीट होती है फेज, उस टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियस पूरी तरह डिवाइड हो चुका होता है,
ठीक है। और क्या क्या होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो देख रहे हो ना, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, एक पूरी सेल थी, ये जो पूरी सेल इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस था, ठीक है। अब वो डिवाइड होकर दो में कंप्लीट हो चुका है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेलोफेज, ठीक है। और उसके बाद और क्या क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी थी, जो तीनों फेज में गायब हो चुकी थी, पहले गायब होना स्टार्ट हुई थी, दूसरे में गायब हो चुकी थी, तीसरे में नहीं थी, वो चौथे में फिर से रीअपीयर कर जाती है, ठीक है। और एक फुल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देती है बाहर, ठीक है, व्हिच कवर्स द न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स चौड़े होके छोटे हो चुके थे, वो सब फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ में लंबे होके क्या हो जाएंगे, नहीं मतलब अपनी अनकॉइल होके, जो मतलब आपस में इंगेज हो चुके थे, वो सब अनकॉइल होके लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा स्ट्रेच हो करता है वो, मतलब जो क्रोमैटिड्स थे ये सब फिर से लंबे होके मतलब लंबे हो जाएंगे, दे बिकम थिन एंड लेंथेंड, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ये सब एक क्रोमैटिन नेटवर्क फिर से फॉर्म कर देंगे, जो पहले से फॉर्म कर रहे थे एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये आपका क्रोमैटिन नेटवर्क देख लो ना, नेटवर्क मतलब एक कुछ जाल टाइप का आपस में ग्रुप ऑफ क्रोमैटिड्स हो सकता है, या फिर कुछ नेट टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या हुआ, आपका न्यूक्लियोलस फॉर्म हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया, सेंट्रियोल्स अपनी वापस पोजीशन पे आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, क्रोमैटिड्स जो थे कैसे हो गए, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आके इन्होंने क्या किया, फिर से एक नेटवर्क का क्रोमैटिन नेटवर्क में फॉर्म कर लिया, और क्या हुआ, न्यूक्लियस पूरी तरह डिवाइड हो गया इस फेज के बाद। और यहाँ पे क्या होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, मान लो एक ही सेल है, इसका ये सेंटर पार्ट है, किसी भी मतलब मान लो बैलून ले लो, उसको जब तुम सेंटर पार्ट में से उसकी हवा जो भरी होती है पूरी तरह ना, उसके बीच में दाब करके आप देखते हो दो साइड से निकल जाता है ऊपर, तो यहाँ पे एक डंबल शेप का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब ये सेल जो कि बी से यहाँ से घूमनी स्टार्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है, सेल का। और न्यूक्लियस पूरी तरह दो सेल्स में डिवाइड, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियस था यहाँ पे, ये फिर क्या हुआ, यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इस स्टेज के बाद आपकी कैरोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं साइंटिस्ट क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ सर बताओ, क्या हुआ उसके बाद, कौन से फीचर्स के लिखेंगे यहाँ पे। पहला यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे सेंट्रियोल्स थे वापस से अपनी पोजीशन पे चले गए, ठीक है। तो सेंट्रियोल moves towards their original position, towards their original position, मतलब जो सेंट्रियोल्स थे जो अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके थे, ठीक है, वो वापस से मूव करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो हमारे फॉर्मेशन हो चुका था, वो क्या होते हैं, पूरी तरह गायब हो जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर्स, स्पिंडल फाइबर्स disappears, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या करते हैं, अब अनकॉइल हो गए, क्रोमोसोम थे जो क्रोमैटिड्स, ठीक है, क्रोमैटिड्स अनकॉइल, लेंथन, लंबे हो जाते हैं, ठीक है, अनकॉइल, लेंथन एंड फॉर्म a chromatin network again, chromatin network again। तो जो क्रोमोसोम्स सब जो क्रोमैटिड्स थी वो सब क्या हुई, अनकॉइल हो गई, लंबी हो गई, और उन्होंने एक फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म कर लिया। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से प्रेजेंट हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, मेम्ब्रेन रीअपीयर्स। और क्या हुआ, न्यूक्लियोलस आ गया हमारा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स, ठीक है, न्यूक्लियोलस हमारा फिर से आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कि एक कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप का साइटोप्लाज्म में वहां पे अकर हो गया, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। और क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, जो इसकी जब इतना प्रोसेस हुआ उसकी कंप्लीशन में क्या हुआ,
जो न्यूक्लियस था पूरी तरह दो में डिवाइड हो चुका था। इसको आप ऐसे लिखते हो, कंप्लीशन ऑफ टेलोफेज मार्क्स कैरियोकाइनेसिस। ओके, मतलब जब टेलोफेज पूरी तरह कंप्लीट हो गया तो वहां पे क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। पहले क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स देयर अपोजिट पोजीशन, टुवर्ड्स देयर ओरिजिनल पोजीशन, सॉरी, सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स देयर ओरिजिनल पोजीशन। ओके, सेकंड वन इज स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज के दौरान फॉर्म हो गए थे वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। क्रोमैटिड्स जो प्रोफेज के टाइम पे चौड़े हो गए, मोटे हो गए थे, जो मोटे हो गए थोड़ा सा छोटे-छोटे हो गए, शॉर्ट हो गए थे ना, वो यहाँ पे क्या होता है, अनकॉइल करके अपने आप को लेंथन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हो चुकी थी फिर से रीअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियस फिर से आ जाता है, और क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूक्लियस दो में बट गया, यहाँ पे बीच में एक पूरी सेल थी। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक न्यूक्लियस था, अब ये दो हिस्सों में यहाँ से बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ना, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर प्लाज्मा भरा होता है ना, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। अब किसी में तुम पानी भर दो, ठीक है, ठीक है, किसी चीज को वाटर से फिल कर दो, फिर इसको आप बीच में दबाओगे अगर आप, या फिर वाटर को अलग-अलग बांट दोगे हिस्सों में, तो क्या होगा, आपस में कंस्ट्रक्शन से जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया। और फिर क्या हुआ, मतलब कि टेलोफेज की कंप्लीशन से कह सकते हैं इट मार्क्स द कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मींस कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और इसी प्रोसेस के जस्ट बाद, ठीक है, क्या होता है, आपको बताया था ना, कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके जस्ट बाद क्या होता है यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इसी के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस। देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट इसी के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन सिकुड़ गई थी, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका डिवीजन क्या कर देगा, इसको जो सेल्स आपस में कनेक्टेड थी बीच में कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, वो दो सेल्स में टूट के चली जाएंगी। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ओके, ये आपका यहाँ पे सेंट्रियोल था। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये आपका क्रोमैटिन ट्रंक हो गया। ठीक है, ये आपका सेंट्रियोल, हाँ, न्यूक्लियोलस यहाँ पे, और ये फिर से आपका क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन समझ रहे हो ना, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए होंगे, जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए, प्रोटीन सब होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखा आपने, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, और उसी के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस, और उसी के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स। अब यहाँ पे टू डॉटर सेल्स होगी ना, क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, हेंस वी कंप्लीट द सेल डिवीजन। ठीक है, इट इज द फर्स्ट मोड ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस का। ठीक है, उसमें क्या पढ़ाया आपको, इंटरफेज बताया, कौन से फेजेस होते हैं, मतलब कैसे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने से पहले। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसमें आपको पढ़ाया कि माइटोसिस क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, मतलब कैसे जब सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया डिवाइड होने के लिए, तो न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस कैसे होती है। ठीक है, उसके चार फेजेस थे, कौन कौन से थे आपके, प्रोफेज था, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होनी स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस गायब होना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स छोटे होके मतलब मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा आपको मेटाफेज, जहां पे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लाई कर जाते हैं। उसके बाद एनाफेज, जो बड़ी रैपिड स्टेज होती है, वहां पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल पे लाई कर रहे होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर से बाइंड होते हैं, वहां पे उनका सेंट्रोमियर टूटता है और दो में बिखर जाता है, और अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके जस्ट बाद टीलोफेज। टीलोफेज में क्या आपको बताया कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाता है, और बीच में सेल का एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और उसी के जस्ट बाद क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म,
which leads to the formation of two cells या फिर two daughter cells। उसको मदर सेल मान लो, वहां से दो डॉटर सेल्स बन गई और अगर की प्रायोरिटी देखनी होगी, अगर वो 2n थी, ठीक है, तो ये भी 2n होगी और ये भी 2n होगी, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। और हमारी जितनी बॉडी सेल्स होती है ना, सब इन्हीं सेल से बनती है, ठीक है। अगर हमें कभी चोट लग जाती है, कहीं कट जाता है, तो वहां पे जब रिपेयरिंग स्टार्ट होती है उस सेल्स की, तो उसके अंदर जो डिवीजन होता है कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो समझ में आया सबको क्या बताया, कैसे बताया, ठीक है। तो सो गाइस थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा, इतना अच्छा मैंने एक्सप्लेन किया, ओके। इफ किसी को इशू आ रहे हैं समझने में, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकता है, आई विल हेल्प हिम और हर, ओके। सो थैंक यू गाइस।